करें स्टार्ट? चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग पीएच स्केल देख रहे थे। हाँ स्टार्ट, तो फिर से देख ले रहे हैं। समझो, पीएच का मतलब क्या होता है आपको बताया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोटेंशियल या आपका पावर। ये पीएच स्केल बताता क्या है? याद रखिए, किसी पदार्थ में H प्लस आयन की मात्रा बताता है कि H प्लस आयन कितना है। H प्लस आयन की मात्रा बताता है कि किसी भी पदार्थ में कितना H प्लस आयन है। वो किससे पता चलता है? उसके पीएच मान से। पीएच जो होता है, पीएच स्केल को डेवलप किसने किया? तो आपको पता है, पीएच स्केल को एसपी सोरेनसन ने 1909 में विकसित किया। ये तो हम लोगों ने ये सब देख लिया था। अब देखो, ये पीएच का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ये कल मैंने मतलब कल ये वाला पॉइंट नहीं हुआ था, है ना। ये किसी पदार्थ में H प्लस आयन की क्या करता है? मात्रा को बताता है। H माइनस नहीं, H प्लस, OH माइनस की बात करेंगे अभी, चिंता मत करिए, उस पर भी आते हैं। पहले H प्लस को समझते हैं, पहले पीएच स्केल समझ लेते हैं, फिर POH के बारे में बताएंगे आपको। उसके बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। हाँ कोई नहीं, लिख लीजिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले हम लोग ये देखते हैं। लिख लिया? इसके बाद ये पॉइंट लिख लीजिएगा, पीएच वैल्यू को किससे मापा जाता है? याद रखना, पीएच वैल्यू को पीएच मीटर से किससे मापते हैं? पीएच मीटर से मापा जाता है। जैसे देखो, आपका सिस्मोग्राफ क्या है? एक यंत्र है जिससे क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और उसके लिए आपका स्केल होता है रिक्टर स्केल और मर्करी स्केल। उसी तरह पीएच मीटर क्या है? यंत्र है जिससे हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं किसको? पीएच वैल्यू को। और ये स्केल है, और ये स्केल कहां से कहां तक होता है? तो 0 से लेकर के 14 तक होता है। पहले आप इसे लेके फिर चलते हैं इसके आगे। कोई बात नहीं, चलो चलो हो गया। इस वीक में हम लोगों का केमिकल रिएक्शन तक कंप्लीट हो जाएगा, और अगर संडे को देखते हैं क्लास अगर होता है तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे। अगर होगा तो देखते हैं क्या स्केड्यूल है। हो गया। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ये जो पीएच स्केल है कहां से कहां तक है? ये 0 से लेकर के 14 तक। बीच में होता है 7 जो होता है आपका उदासीन है। जैसे आपका उदासीन होता है किसका? आसुत जल। आसुत जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जिसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। और कभी अगर आपसे पूछा जाए पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो याद रखिएगा, वर्षा का जो जल होता है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो रेन वाटर। और ये आसुत जल जो होता है ना, ये डिस्टिल्ड वाटर जो बैटरी वगैरह में डालते हैं, ये कैसे प्राप्त होता है? तो पहले याद रखिएगा, पानी को हो सकता है आपसे पूछ दे कि आसुत जल को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो पानी को क्या करता है? पहले वाष्प में बदल देते हैं, और वाष्प में बदल करके फिर से उसका क्या कर देते हैं? उसको ठंडा करके पानी में बदल देते हैं। उससे जो पानी तैयार होता है, तो पानी के अंदर जो भी इंप्योरिटी वगैरह होता है, जो भी सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है? खत्म हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या रहता है? प्योर, सिर्फ और सिर्फ इसमें H2O ही रहेगा। ये पीने के लिए बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका क्या नहीं होता? मिनरल्स वगैरह, सॉल्ट वगैरह जो भी होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो अब यहाँ पर देखिए, 7 से अगर 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। और इधर से इधर जाएंगे तो अम्लीय गुण घटेगा। ठीक है, इधर से इधर आइए, क्षारीय गुण घटेगा, और इधर से इधर जाने पर क्षारीय गुण बढ़ेगा। ठीक, ये बेसिक सी बातें समझ में आ गई सभी को। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ये जो पीएच है, पीएच को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, और इसे न्यूमेरिकल फिर कैसे बनेगा, अभी हम लोग देखते हैं। इसको जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, वो होता है log 10 यहां पर होता है बेस में, है ना, log 10। या नहीं भी लिखिए 10 तो कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है। log 1/h+ लिख सकते हैं आप। क्या? log 1/h+, या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस log h+ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस log h+। ये क्या है? ये पीएच को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको दोनों फॉर्म में पूछ देता है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहीं से याद रखिए, मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग बताओ कि जो लॉगरिथमिक टेबल है, लॉगरिथमिक टेबल का आविष्कार किसने किया था? आप लोगों ने लॉगरिथमिक टेबल पढ़ा होगा कभी ना कभी, है ना। इसका आविष्कार किसने किया है? एग्जाम में पूछता है ये सवाल कि लॉगरिथमिक टेबल का आविष्कार किसने किया, तो लिख लेना, लॉगरिथमिक टेबल का आविष्कार जॉन नेपियर। किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। जॉन नेपियर ने किया था। लघु गणक टेबल बोलते हैं इसको, लघु गुणक टेबल बोलते हैं हिंदी में, लॉगरिथमिक टेबल। इसमें नहीं याद रखना, जहां इसमें जरूरी होगा हम बताएंगे, है ना, हर जगह इसमें नहीं पूछता है। ठीक है, लॉगरिथमिक टेबल वो गणित के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स जो आपका कैलकुलेशन होता है ना, उसको आसान बनाने के लिए लॉगरिथमिक टेबल होता है ना। वो ट्वेल्थ में आपको दिखा देते हैं लॉगरिथमिक टेबल कैसा होता है। वो बड़ा जो बहुत मुश्किल जो गणितीय सवाल होते हैं उसको हल करने के लिए उस टेबल का यूज करते हैं। वो जरूरी नहीं है, बस आप इतना याद रखो लॉगरिथमिक टेबल का आविष्कार किसने किया है? जॉन नेपियर ने किया है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए, अगर किसी विलयन में H+ आयन की मात्रा, इस बार का क्वेश्चन देखिएगा ना, बीपीएससी का क्वेश्चन तो एक सवाल ऐसे पूछा है आपका, H+ आयन की मात्रा 10⁻⁻⁴ है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? देखिए, यहां पर तो डायरेक्ट ट्रिक आपका यह है कि जितना में यहां माइनस में पावर होगा ना, याद रखिएगा, यहां पर जितना माइनस में पावर है उतना ही क्या हो जाएगा? इसका पीएच मान हो जाएगा। यानी माइनस में 4 है तो पीएच मान क्या हो जाएगा? इसका 4। लेकिन आप कहेंगे सर आया कैसे ये 4? माइनस में नहीं होगा, जब भी पीएच का वैल्यू होता है 0 से 14 के बीच में आएगा। ठीक है, यानी कि अगर कैसे आया ये +4 कैसे आता है आप समझो। पीएच का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने देखा, माइनस log H+ आयन, ये है ना। अब देखो एक चीज याद रखिएगा, log में एक तो याद रखना कि log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और log में एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए log a⁻b है। a⁻b है ना, तो ये किसके बराबर होता है? b × log a के बराबर होता है। ठीक है ना। अगर log मान लीजिए a⁻b है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? b × log a। ये दो फॉर्मूला, ये तो वैल्यू log 10 का याद रखना कि log 10 का वैल्यू 1 होता है, और दूसरा आपको ये याद रखना है कि log a⁻b बराबर क्या होता है? b × log a। अब यहां पर इसका पीएच वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, यहां पर पीएच वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा? माइनस log क्या हो जाएगा? 10 पर पावर क्या है? -4। 10 पर पावर -4, इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? -4 × क्या? log 10।
और log 10 का वैल्यू कितना है बताओ, 1 है तो प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। इस तरह से ये वैल्यू आता है पीएच मान का, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे आपको दे देगा पीएच मान, है ना, किसी सोल्यूशन का पीएच मान आपको दे देगा, पूछ देगा h+ साइन की मात्रा कितनी होगी, तो अभी वो सवाल भी हम लोग करते हैं, है ना, समझ लेते हैं। देखिए लॉग का फॉर्मूला आपको पता है, पीएच को निकालने का फॉर्मूला क्या था, माइनस लॉग और h+ साइन की मात्रा कितनी है वो। अब ये चीज याद रखना, ये एक वैल्यू है, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और log में जैसे आप लोग a + b का स्क्वायर पढ़ते हैं, a² + b² + 2ab होता है, हाँ इसी तरह आप लोग पढ़ते हैं अलग अलग जो फॉर्मूला। log में जो फॉर्मूला होता है ना, log a टू द पावर अगर b है, या फिर मान लीजिए log x टू द पावर y है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे y इंटू log x, इसे क्या लिखेंगे b इंटू log a। अब यहाँ पर देखो आपका दिया है h+ साइन का मात्रा कितना है 10 टू पावर -4 है, तो pH इक्वल टू क्या कर देंगे माइनस log इंटू 10 टू द पावर -4। अब यहाँ पर बताइए इस पर पावर इतना है तो ये क्या हो जाएगा -4 इंटू log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, ये माइनस प्लस 4 हो गया इंटू 1, ये क्या आ गया +4 आ गया, तो इसलिए इसका pH मान कितना हो गया 4 हो गया। इसलिए कभी भी अगर आपसे पूछे ना यहाँ पर 10 टू द पावर कुछ भी पावर दे दे, मान लीजिए दे दे कि किसी भी विलियन में h+ साइन की मात्रा या h+ साइन की सांद्रता दे दे 0.001 ऐसे दे दे, इस तरह से दे दे कि इतना है m है, अब बताइए इसका pH मान कितना होगा। आपको तुरंत देखना है इसे कि h+ साइन की मात्रा कितनी होगी, इसको क्या करना है ना ऐसे डिवाइड कर देना, यहाँ पर कितना सुनना आएगा 4, यानी उसका कितना आ गया मात्रा 10 टू पावर -4, तो यही हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन जैसे दूसरा क्वेश्चन आप करो, ये सबको क्लियर है, आगे चलें। अब अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, आपसे पूछ देगा अगर किसी विलयन में H+ आयन की मात्रा, एक सेकंड, H+ आयन की मात्रा वाला करवा दिया ना, हाँ, अगर किसी विलयन का pH मान 5 है तो इसमें H+ आयन की मात्रा क्या होगी, इस तरह से उल्टा सवाल बन जाएगा आपका, H+ आयन की मात्रा इसमें कितनी हो जाएगी बताओ, उल्टा कर दीजिए आपका, है ना, तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर -5, है ना, इस तरह से आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। तो ये दो तरह का सवाल यहाँ से pH से बनेगा, इससे ज्यादा आपका नहीं बनेगा। अब इसके बाद होता है pOH। अब ये pOH क्या होता है समझना, जैसे pH है तो उसी तरह pOH क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ OH माइनस आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, ये ना, ये पोटेंशियल का मतलब वही पोटेंस पावर जो भी है। ये क्या बताता है, ये किसी पदार्थ में OH माइनस आयन की मात्रा को बताता है, OH माइनस आयन की मात्रा को क्या करता है बताता है। और लॉग, ये जो pOH को निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये भी होता है क्या, माइनस लॉग OH माइनस आयन, है ना, क्या होता है माइनस लॉग OH माइनस आयन, ये इसका फॉर्मूला। पहले आप इसे लिखो फिर चलते हैं इसके आगे, ऊपर वाला समझा दें। देखिए अगर किसी विलयन का pH मान 5 है, कह रहा है कि इसमें H+ आयन की मात्रा क्या होगी, यहाँ पर जैसे ये वाला किया था ना, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, ऐसे समझना है तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। pH मान कितना है 5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस लॉग, और H+ आयन का मात्रा हमको निकालना है ना जी, माइनस लॉग H+ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू लॉग 10 बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग माइनस, एक मिनट ये रुक जाओ, लॉग 10 ऐसे, और यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस लॉग H+, बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -5 log 10 बराबर log H+, हाँ ना बोलो। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 10 टू द पावर -5 बराबर log H+, दोनों तरफ से log हटा दो, H+ का कितना आ जाएगा मात्रा 10 टू पावर -5, है ना, बस ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, है ना, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, नहीं क्लियर बताओ फिर से समझा देंगे, ठीक। अब देखिए pOH की अगर हम बात करें तो pH और pOH के बीच में क्या रिलेशन होता है ये समझो, pH प्लस pOH दोनों का मान जोड़ के रखिएगा तो वो कितना होगा आपका 14 होगा, कितना होगा 14 होगा। अब अगर किसी का pOH मान अगर लेस देन 7 है तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा, समझिएगा। और अगर किसी का pOH मान 7 से क्या है ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जैसे देखिए बहुत मुश्किल डीप में अगर सवाल पूछेगा, पूछ देगा अगर किसी विलयन का pOH मान 11 है तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका प्रकृति कैसा होगा। पता है मुझे कि आप देंगे क्षारीय, इसलिए मैंने ये सवाल दिया है। यहां पर मैंने क्या लिखा है, pOH मान लिखा है, तो pOH प्लस pH क्या होगा आपका 14, pOH का वैल्यू पुट करिए 11 प्लस pH क्या आया 14, तो pH का मान क्या आ गया आपका 3, यानी pH वैल्यू 3 है तो यानी कैसा गुण होगा इसका, अम्लीय होगा ना। इस तरह का सवाल घुमा के पूछ देता है तो बच्चा सब वहां पे फिर गड़बड़ा देता है। आगे समझ में, अरे हाँ ना बोलो, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है pH वैल्यू अलग अलग पदार्थ का। जैसे आप इसके बाद ना एसिड बेस सॉल्ट का जाकर के आप लोग कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा किसी भी पेपर का, बीपीएससी का, यूपीपीएससी का, किसी भी एग्जाम का सवाल उठाना तुम लोग और उसको करना, हर एग्जाम का सवाल आप कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर मैं यहाँ पर हूँ। कौन सा ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं, फिर तो बता देना समझो। pH जो है, pH और pOH दोनों का मान जोड़ दोगे ना 14 आएगा, यानी कि अगर किसी का pH मान लोग क्या है 6 है उसका pOH क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जैसे pH आप क्या लिखते थे, अगर pH लेस देन 7 था तो क्या था, वो अम्लीय था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, pOH अगर लेस देन 7 है वो क्या होगा, क्षारीय गुण होगा उसका, हाँ, क्योंकि इसका pH निकालोगे तो क्या होगा 7 से ज्यादा होगा, है कि नहीं। अगर किसी का pOH मान क्या है 7 से ज्यादा है तो ये कैसा होगा आपका, अम्लीय होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि अगर किसी विलयन का pOH मान 11 है तो इसका नेचर कैसा होगा, आप इससे pH मान निकाल लो, इसका आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मान लीजिए नहीं जान रहे हैं आप ये चीज, अगर लेकिन ये आपको रिलेशन याद रखना होगा, pH प्लस pOH बराबर कितना होता है 14 होता है।
तो यानी कि यहाँ पर आपका पीएच कितना है 11, 11 प्लस पीएच लिखिए क्या हो जाएगा 14, पीएच बराबर कितना आ जाएगा 3, और अगर किसी का पीएच मान 3 है तो क्या होगा वो अम्लीय होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, फिर ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी विलयन में OH माइनस आयन की मात्रा OH माइनस आयन की मात्रा 10 टू द पावर -9 है तो इसका पीएच मान क्या होगा। अगर कर ले रहे हैं इसका मतलब चीजें आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरी तरह से। हाँ पीएच मान निकालना है, देखते हैं। हाँ वीक एसिड होगा बिल्कुल। हाँ देखिए यहाँ पर आपको ये पीओएच को पता चल गया कितना है, जितना माइनस है तो उसको प्लस में कर दीजिए, +9 हो जाएगा पीओएच, तो पीएच कितना हो जाएगा 5 है ना जी। 14 में से क्या करना है, 9 घटा देना है, यानी कैसा है ये अम्लीय होगा, ठीक वीक एसिड। इस तरह से आपसे सवाल बन सकता है। और अब हम लोग कुछ पीएच वैल्यू देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा जी, बताइए। बिल्कुल करता है ना, बताएंगे। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पीएच घटता है ना, टेम्परेचर घटाते हैं तो पीएच बढ़ता है, मतलब आपसे एग्जाम में पूछे लेकिन रेयरली पूछेंगे आपसे, है ना। क्वेश्चन मिला था, हाँ ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं पूछा जाता है आपसे, इसलिए मैं बता दूंगा लास्ट में कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पीएच घटता है, पीएच घटाते मतलब टेम्परेचर घटाते हैं तो पीएच बढ़ता है। अब देखो अगला, तो यार कौन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, यानी अलग अलग पदार्थों का पीएच मान याद रखिएगा। जहां जितना मैं लिखा हूं बस इतना याद रखना है, इससे फालतू याद नहीं रखना है आपने, है ना। पहला याद रखना है रक्त का 7.4, दूसरा याद रखना है आंसू 7.4, तीसरा याद रखना है मूत्र 6, चौथा याद रखना है दूध 6.5, पांचवा याद रखना है लार का, याद रखिएगा 6.8, इसके बाद छठा याद रखना है कॉफी, चलो लिख लो 5.5, कोल्ड ड्रिंक 5, इसके बाद जठर रस 1.2 से 1.5, पित्त रस 7.7, टमाटर का 4 से 5 के बीच में, क्या सिरका 2.4, अरे भाई रुक जाओ, इसके बाद याद रखिएगा, अरे रुक जाओ भाई, NaOH 14, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10, पहले लिखो, सब करना याद रखना है ना, सब का देखो ध्यान, अल्कोहल बियर है इसी पे है, पूछेगा ना एग्जाम। पी रहे हैं भाई, है ना, हमसे को कितना चिंता करता है सब, है चलो कोई नहीं, चाय पी लेते हैं, लिखो, इतना ख्याल मत रखो भाई, है ना। क्या हुआ, अच्छा चाय का पीएच मान पूछ रहे हैं, बताइए मतलब हम तो कोई नहीं लिखा देंगे। चाय का भी 5.5 से 6 के बीच में होता है ना, ठीक है। 5.5 से 6 के बीच में रहता है, डिपेंड करता है कितना चाय पत्ती आप डालते हैं उसमें, है ना। चलो पीला चाय थोड़ा सा, बाकी और भी अभी 5 6 7 अभी और याद रखना है आपने। क्या हुआ, अभी लिखाएंगे, नींबू का और भी है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कई सारा है, अभी रुक जाओ। साढ़े 5 से 6 के बीच में आपने, लेकिन आज आप लोग कोशिश करिएगा कम से कम इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर बुक जैसे होता है ना वो जिसमें कि सेक्स वो होता है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहता है, उसको मित्र किसी ना किसी के पास होगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो ग्रुप में ही पढ़ते होंगे आप लोग, मतलब नॉर्मली होता है कि ग्रुप में हम लोग को रहता है ये बुक, तो एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड कोशिश करिएगा सारा सवाल करने का, अगर नहीं होता है तो पूछिएगा कल की क्लास में। कल हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे, आज ही स्टार्ट हो जाएगा ये, और कल हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। चला आगे, चलिए अगला लिख लीजिएगा 14 टूथ पाउडर 8, इसके बाद लिख लेना टूथपेस्ट, टमाटर लिखा दिया ना, इसके बाद याद रखिएगा सी वाटर, सी वाटर कितना होता है 8.5, हल्ला मत करो। इसके बाद याद रखिए, लिखा है सर, नेक्स्ट याद रखना आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का 9 होता है, इसके बाद याद रखना सीमेंट का 13.5 होता है, इसके बाद याद रखिएगा चूना, चूना का 12.5 होता है, इसके बाद मानव शरीर ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है,
देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का कितना होता है? 7 से 7.8। बाकी इसके अलावे आपसे एग्जाम में रेयरली पूछेगा, बाकी आपको कहीं मिल जाए मॉक में कुछ एक्स्ट्रा, कभी कोई पीवाईक्यू वगैरह वहां मिल जाए तब उसे ऐड ऑन कर लेना। इतना जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे सबका नहीं याद रख सकते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम में जो मैंने देखा फ्रीक्वेंटली इन्हीं सबका पूछा हुआ है। मानव शरीर यानी हमारी बॉडी का पीएच मान, हमारा इंटायर बॉडी है उसका पीएच मान किस रेंज में रहता है? 7 से 7.8 के बीच में रहता है। HCl हाँ लिख लो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इसका 0 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसका याद रखिएगा 1 होता है ना 1। नींबू लिखा है कि नहीं? अच्छा लिख लो। देखिए बहुत सारा है ना, ऐसे आप कई सारा लिख सकते हो। नींबू जो होता है इसका होता है 2.4 और हाँ अरे भाई 2.2 से 2.4 लिख लीजिए आप, है ना, अलग अलग उसमें अलग अलग दिया रहेगा। इसके बाद आंवला याद रखिएगा, आंवला जिसे गूसबेरी बोलते हैं, इसका भी लगभग 2.5 से 3 के बीच में रहता है ना, 2.5 से 3 के बीच में, ठीक है। इमली सब देखिए इसका लगभग 3 साढ़े 3 के आसपास रहता है, एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन इमली का आंवला का ये सब नहीं पूछेगा। जो जो पूछा है वो आपको लिखा दिया। बाकी देखिए आपका अगर पूछे तो आप अपना एड ऑन कर लीजिएगा, उसमें जगह छोड़ देना, थोड़ा सा जोड़ते रहिएगा। धनिया का क्या होता है, हल्दी का क्या होता है ना, इलायची क्या होता है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। रासायनिक इसका पसीना का भी 7.4 7.4। HCl ज्यादा खतरनाक है, लाल का 6.8 लिखा है तो है, देखो हाँ है तो इधर। अच्छा लाल से ये बताओ सबसे बड़ा लाल ग्रंथि कौन सा होता है? सबसे बड़ा लाल ग्रंथि कर्णपूर्व लाल ग्रंथि होता है, याद रखिएगा, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। और सबसे छोटा लाल ग्रंथि याद रखना ये रहता है जिसे बोलते हैं अधोजिह्वा। कौन सा? अधोजिह्वा, जैसे सबलिंगुअल बोलते हैं। और टोटल संख्या कितना होता है लाल ग्रंथि का? 3 होता है संख्या, 3 जोड़ी होता है, यानी 6 गो होता है, ठीक है। चलिए खैर आगे हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता हो, या कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें, केमिकल रिएक्शन याद रखिएगा जैसे मान लीजिए A+B है और ये बना है आपका ऐसे C, तो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में याद रखिएगा बाईं ओर जो भी होता है आपका लेफ्ट साइड, केमिकल रिएक्शन में जो बाईं ओर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट या अभिकर्मक या अभिकारक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक या इसी को अभिकर्मक बोलते हैं। और जो दाईं ओर जो होता है राइट साइड उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट या फिर जिसे कहते हैं उत्पाद। चला आगे, हाँ ठीक। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन का मतलब सिंपल है, कोई भी 2 पदार्थ मिला, वो या तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है या सिंगल से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, या कोई एक सिंगल प्रोडक्ट है, कोई एक सिंगल पदार्थ है, वो टूट करके 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमेशा जो बाईं ओर जो पदार्थ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक, और दाईं ओर जो पदार्थ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, उसमें जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस से। अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से। और गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल जी से, है ना। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसमें ब्रैकेट में ऐसे एस लिखा है, एल लिखा है, कंपाउंड के साथ ऐसे जी लिखा है, आपको समझ जाना है ब्रैकेट में अगर एस लिखा है तो वो क्या है? सॉलिड है ना। अगर आपका एल लिखा है तो वो क्या है? लिक्विड है। अगर आपका जी लिखा है तो वो गैस है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए CaO प्लस क्या है? H2O, इसके साथ मिला है तो ये बन गया CaOH2। अब मान लीजिए यहाँ पर इसमें जैसे ये लिखा है एस, तो यानी ये क्या है? सॉलिड है। यहाँ पर मान लीजिए अगर लिखा है एल तो ये क्या है? लिक्विड है। यहाँ पर मान लीजिए एल लिखा है तो ये क्या है? लिक्विड है। ये आपका रिप्रेजेंट करता है। और याद रखना कभी भी कि ये जो ट्रायंगल होता है ना, अगर किसी रिएक्शन में ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है, समझ जाइए किसकी बात कर रहा है? हीट दे रहा है, यानी कि उष्मा की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर अगर मान लीजिए रिएक्शन में ऐसे ये ऊपर वाला आ रहा है किसी कंपाउंड के साथ, ये बता याद रखिएगा ये क्या है कि गैस जो है ना वो क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। अगर कोई नीचे दे रहा है, अगर ऐसे किसी कंपाउंड के साथ नीचे लगा हुआ है, याद रखिएगा ये क्या हो रहा है? ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि वो क्या है? सॉलिड है ना, तो वो नीचे की तरफ क्या हो जा रहा है? बैठ जा रहा है। इस तरह के रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है केमिकल रिएक्शन में। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग लिखते हैं ना, उसे लिखने के लिए उसे संतुलित करना आवश्यक होता है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को संतुलित क्यों करते हैं? याद रखिएगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का पालन करने के लिए, ठीक है। ये कर लिया सभी ने, तो लिख लेना, यहीं पर लिख लीजिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए संतुलित करना अनिवार्य होता है, संतुलित करना आवश्यक होता है। अब कैसे संतुलित करते हैं किसी रिएक्शन को, वो हम लोग देखते हैं।
कैसे किस रिएक्शन को संतुलित करेंगे, उसका क्या तरीका होता है, इसे हम लोग समझेंगे। लिख लिया सभी ने? देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने देना, आपको दिमाग में बस एक चीज याद रखना है कि बाएं तरफ जितना एटम है उतना ही एटम हमको क्या करना है, दाएं तरफ पूरा कर दे। दोनों तरफ यानी परमाणुओं की संख्या जो है ना वो क्या होनी चाहिए, आपकी समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगला याद रखिएगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे पहला इसमें क्या करना होता है याद रखिएगा, इसके लिए बाईं ओर परमाणु की जितनी संख्या है, परमाणु की संख्या कोई भी आपका एटम मतलब जो है जितना उसका परमाणु का संख्या है उसको बराबर कर देना है किससे, दाईं ओर जो परमाणु की संख्या है उससे। फॉर एग्जांपल बेसिक हम लोग एक अच्छे लेवल पर लेकर चलेंगे। पहला जैसे मान लीजिए बैलेंस करना है आपको, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है और इससे बन रहा है आपका क्या, NH3, अब इसको आपने बैलेंस करना है। दूसरा जैसे Mg प्लस O2 है, इससे MgO बन रहा है, बैलेंस करिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है लेफ्ट साइड जितने एटम्स हैं उतना ही आपका राइट साइड भी होना चाहिए। हो गया, जैसे देखिए अब इसको बैलेंस करना है, इधर नाइट्रोजन कितना है, इधर कितना है, नाइट्रोजन इधर 2 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर कितना हाइड्रोजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बताइए इधर कितना मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन कितना, इधर कितना, अब यहाँ पर मैग्नीशियम कितना हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास यहाँ देखिए 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी है ना, यहाँ पे N2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी है ना, इधर जितना नाइट्रोजन इधर इतना है कि नहीं आपको चेक करना है। आपसे पूछेगा इसमें कौन सा अभिक्रिया संतुलित नहीं है, कौन सा नहीं, कौन सा है, इस तरह का सवाल पूछेगा आपसे, आपको देख लेना है बाएं तरफ एटम की संख्या बराबर है कि नहीं। इसके बाद की बात करते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल जैसे FeSO4 है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बैलेंस करिए। चौथा N2 प्लस O2, ये NO है, बहुत बेसिक अभी मैं दे रहा हूं आपको, NaOH प्लस H2CO3, Na2CO3 प्लस, बैलेंस करिए। अब देखिए इसमें क्या है, आपका 2 आयरन है, ऑक्सीजन कितना 3, सल्फर, यहां पर मान लीजिए 2 आयरन, पहले आयरन 2 करेंगे, हो गया बैलेंस, 2 सल्फर, इधर भी 2 सल्फर, इधर 3 तो 5 3 8, इधर भी 8, बैलेंस हो गया। इसी आयरन सल्फेट को क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल, है ना जी, हरा थोथा या हरा कसीस। यहां पे बताइए नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ये क्या नाइट्रिक ऑक्साइड है, 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। अब इसमें बताओ यहां पर Na2CO3 है, ये क्या है, वॉशिंग सोडा है, अब यहां पर 2 सोडियम इधर 2 सोडियम कर दो, हो गया बैलेंस। अभी कैसे हो गया जी, यहां पर ऑक्सीजन कितना 2, हाइड्रोजन इधर कितना 4, अब जाकर के बैलेंस हो गया। अब इस तरह से आपसे अगर पूछेगा बैलेंस करने का दीजिएगा, है ना, घर में जाके कोशिश करिएगा, 8-10 रिएक्शन बढ़िया सा एग्जांपल निकाल के कोशिश करने का हो जाएगा, है ना। ये जो Fe2O3 है ये क्या आपका रस्ट का फार्मूला याद रखिएगा, ये क्या जंग है, हाइड्रेटेड मतलब इसके साथ H2O होता है ना, और ऐसे ये बोला जाता है किसका आपका फार्मूला, हेमाटाइट नामक आयरन का जो अयस्क होता है, हेमाटाइट का भी फार्मूला क्या होता है आपका, यही होता है। और एग्जांपल करना है और करवा दूं, काफी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगला क्लास कितने बजे से है, रासायनिक अभिक्रिया के कितना टाइम, 3 मिनट बचा है क्या, कब से है, 7 बजे से है, चलिए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला होता है याद रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या मारोगे क्या उधर, हाँ लड़ाई मत करो तुम लोग, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मारोगा सबसे पहले हम ही भागेंगे इधर से संयोजन अभिक्रिया, चलिए याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक, या पदार्थ की जगह पे यौगिक लिख लीजिए ज्यादा अच्छा है, 2 या 2 से ज्यादा यौगिक मिलकर, यौगिक पदार्थ अपनी इच्छा लिख सकते हैं, है ना, पदार्थ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 या 2 से ज्यादा यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, चलो पदार्थ भी लिख देते हैं कि यौगिक या पदार्थ का निर्माण करते हैं, अरे कोई बात नहीं है ना निर्माण करते हैं, तो जब 2 या 2 से ज्यादा यौगिक या पदार्थ मिलकर एक यौगिक या पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें याद रखिएगा जैसे A प्लस B है, ये मिला और मिलकर के क्या बनाया इसने, C, यहां पर मान लीजिए A प्लस B प्लस C है, इसने बना दिया D। इधर हमेशा याद रखिएगा जो अभिकर्मक की संख्या या अभिकारक की संख्या है, अभिकारक की संख्या जो होगी 1 से ज्यादा, ऐसे रिएक्शन को पहचानने का सिंपल तरीका, आप लेफ्ट साइड देख लो, लेफ्ट साइड अगर आपका क्या है 1 से ज्यादा है और राइट साइड आपका जो है वो क्या है 1 है, यानी उत्पाद की संख्या कितनी हो, उत्पाद की संख्या आपकी क्या होती है इसमें 1 होती है।
तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां से देखिए आपसे पूछेगा एग्जांपल कि इसमें से कौन सा रिएक्शन है, पूछ देगा इसमें रिएक्शन दे देगा, पूछ देगा किस प्रकार का रिएक्शन है, या फिर आपका पूछ देगा इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सा वियोजन अभिक्रिया है ना, कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ना, कौन सा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, आपसे पूछेगा कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है ना, अलग अलग प्रकार से पूछेंगे। तो इससे आगे का कहानी हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है, अगला क्लास है ना, है अगली क्लास है।